नमस्कार दोस्तों। यूपी पीसीएस और आरओ के एग्जाम आगामी महत्वपूर्ण एग्जाम्स हैं और इनके लिए हम यहाँ पर मॉक टेस्ट कर रहे हैं। 50 प्रश्नों का ये मॉक टेस्ट है। 50 प्रश्नों में जिनका भी स्कोर 40 से ऊपर आ रहा है, यानी कि 41-42 क्वेश्चन आ जा रहा है, 40 प्लस आ जा रहा है, वो ये मान के चल रहे हैं उनकी तैयारी अच्छी है। जिनका स्कोर 35 और 40 के बीच में आ रहा है वो थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करें, और जिनका 35 से नीचे आ रहा है उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ये मॉक टेस्ट एक ऐसे पैटर्न पर आधारित है जो आजकल अपनाया जा रहा है यूपी पीसीएस यानी यूपी पीएससी के द्वारा। आरओ और एआरओ का एग्ज़ाम जो है और साथ में पीसीएस का जो एग्ज़ाम है, इन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं प्रश्न आपके सामने रखूंगा, फिर आप उसके उत्तर देंगे और फिर मेरे द्वारा बताए गए उत्तर से मिलान करेंगे और अंत में इस स्कोर को शेयर करेंगे जो आपने इस पेपर में प्राप्त किया। तो कहाँ पे कमेंट करके उसको बता देंगे। पहला प्रश्न है कि शनि ग्रह आंखों से देखा जाने वाला अंतिम ग्रह है और माइमस और डायोनी शनि ग्रह के प्रमुख उपग्रह हैं। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शनि ग्रह अंतिम उपग्रह है जिनको हम आंखों से देख सकते हैं, नंगी आंखों से। तो ये सही बात है बिल्कुल। और इसके बहुत सारे उपग्रह हैं, उसमें डायोनी भी है, माइमस भी है, और इसके अलावा टाइटन के बारे में आप जानते ही हैं। रिया भी इसका एक उपग्रह है, रिया नाम होता है ना लोगों का, तो रिया भी उपग्रह है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, कतरिया घाट वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, किस जिले में अवस्थित है, ये पूछा जा रहा है। इंग्लिश मीडियम वाले इधर देखते चले जाएंगे और हिंदी मीडियम में इधर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो कतरिया घाट वन्यजीव अभयारण्य बहराइच जिले में स्थित है, उत्तर प्रदेश के। कौन सी औषधि, अब ये जो वन्यजीव अभयारण्य है कतरिया घाट, ये घड़ियाल और मगरमच्छ के लिए जाना जाता है। और इसकी नदी के बारे में जब भी कोई वन्यजीव अभयारण्य पढ़िए तो क्या क्या वहां पे पढ़ना है। एक तो किस जीव के बारे में जाना जाता है, दूसरा अगर वहां पे नदी है तो नदियों के बारे में आप पढ़ लीजिए। जैसे यहाँ की जो नदी है वो गिरवा नदी है, गिरवा नदी यहाँ पर बहती है और गिरवा नदी का उद्गम नेपाल में होता है। तो ये गिरवा नदी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। आगे प्रश्न इस पर भी बनाया जा सकता है। और एक नदी यहाँ पर और है, कोरडिया, है ना। कोरडिया नदी भी इंपॉर्टेंट है। ये कोरडिया नदी घाघरा में मिल जाती है, घाघरा नदी भी उधर से बहती है, तो उसी में ये मिल जाती है। गिरवा नदी में यहाँ पर ये ताजे पानी का डॉल्फिन भी पाया जाता है। ताजे जल में जो डॉल्फिन पाए जाते हैं तो वहाँ पे डॉल्फिन भी मिलते हैं। बाकी यहाँ पर क्या क्या वन्यजीव मिलते हैं, तो यहाँ पे बाघ भी मिलेगा, तेंदुआ मिलेगा, हिरण मिलेगा, चिंकारा मिलेगा, बंदर तो मिलेंगे ही, बंदर तो रहते हैं। कौन सी औषधि रक्त जमने की प्रक्रिया को घटाकर रक्त संचरण को सुचारू करती है, ऐसी औषधि का नाम क्या है। तो ऐसी औषधि है, जैसे एक औषधि होती है एंटी एनेमिक औषधियाँ, इसमें कुछ विटामिन होते हैं और आयरन भी इसमें होते हैं। लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण को ये बढ़ावा देती है। एक ऐसी ही होती है थाम्रोलिटिक औषधियाँ, ये रक्त के थक्कों को घोल देने वाली औषधियाँ होती हैं। और इन औषधियों को जो कहा जाता है वो मतलब ब्लॉकेट की वजह से हृदय और मस्तिष्क में रक्त व ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है अगर थक्के जम जाए। तो अगर थक्कों को नहीं जमने देना है, उनको चलाना है, सही से प्रवाह होता रहे, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है हेपारिन। ठीक है, ये कौन सी है, हेपारिन। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, मनुष्य में तांबा की मात्रा में वृद्धि हो जाने पर कौन सा रोग होता है। अगर मनुष्य के शरीर में तांबा बढ़ जाएगा तो इससे रोग होता है विल्सन। ऐसे ही मिनीमाता किससे होता है, मिनीमाता कमेंट करके आप बताइएगा। और इताई इताई, ये कमेंट करके बताने का इसलिए मैं बोलता हूँ, जैसे मिनीमाता कई बार पूछा गया है ना। और ये पारद के द्वारा जो मछलियां इससे संक्रमित होती हैं उनको खाने से होता है। ऐसे इताई इताई आप बता दीजिएगा, एक आध मैं बताऊं एक आध आप बताइए। किस मुगल बादशाह की संतानों का जन्म शाही हरम के बजाय सूफी संत की खानकाह में हुआ था। मतलब मुगल संत बादशाह की संतान का जन्म पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो ये अकबर, अकबर मुगल बादशाह था और उसकी संतान का जन्म ये चिश्ती शाखा के अंतिम सूफियों में एक थे शेख सलीम चिश्ती। तो शेख सलीम चिश्ती के यहाँ ये अकबर के पुत्रों का जन्म इन्हीं के खानकाह में हुआ था और इन्हीं के नाम पर अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम रख दिया था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ।
तो 1857 के बाद, अब यहाँ पर आपको सन याद रखना है, 1857 के बाद 1859-60 की बात है। 1859-60 में नील विद्रोह हुआ था, और नील विद्रोह का जो क्षेत्र था, नील विद्रोह का क्षेत्र कहाँ पर था? ये था यहीं पे बंगाल में। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और इसके अलावा सन्यासी विद्रोह जो यहाँ पे दिया है, ये 1763, 1800 नहीं, 1763 से 1800 के बीच में ये चलता रहा। और संथाल विद्रोह के समय की बात करें तो ये उसके पहले हुआ था, 1855 से 66 के बीच में। तो ये 1857 की जो क्रांति हुई है, इसके पहले ये संथाल हो चुका था। ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की संरचना में चट्टानों का सही कालक्रम कौन सा है? प्राचीन से नवीन की ओर हमको जाना है। तो सबसे प्राचीन एक आप पहले जान लीजिए, आर्कियन होती है, इसको याद रखिए। इत्तेफाक ये है यहाँ पे देखिए किसी भी ऑप्शन में आर्कियन पहला नहीं दिया हुआ है, तो उत्तर हो गया। लेकिन अगर सेकंड भी दिया होता तो कम से कम 3 आपको याद रखने चाहिए। एक हो गया आर्कियन, दूसरा हो गया धारवाड़, और अगला कुड़प्पा और फिन, है ना, ADKV ये इसका फार्मूला होता है। तो आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा और बिंद, ये इसका क्रम होता है। बौद्ध मठों से संबंधित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तांबू मठ, ठिकसे मठ, तवांग मठ और ससुर मठ। तो इनमें से जो तवांग मठ है, ये सही नहीं दिया हुआ है। तवांग, और देखिए तांबू ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में है। जो ठिकसे है ये आपकी लेह से 19 किलोमीटर की दूरी पर 12 मंजिला ऊंचा मठ है। तवांग मठ दिया हुआ है लाहौल और स्पीति में, लेकिन ये तवांग जो मठ है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये गलत दिया हुआ है। और भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है, ये बिगेस्ट बौद्ध मठ ऑफ इंडिया कहा जाए तो ये सही है। ससुर मठ के बारे में ध्यान रखना, ये जास्कर के लामा देव कितासो द्वारा बनाया गया ये मठ है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। टेफ्लॉन दहनशील पदार्थ है। टेफ्लॉन जो है वो दहनशील है। दूसरा है, टेफ्लॉन पर सांद्र अम्लों एवं क्षारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो टेफ्लॉन होता है वो इसकी विशेषता यही होती है कि वो दहनशील नहीं होता है। प्रश्न जब पूछा जाता है तो उस पर ध्यान दीजिए कि ये पूछना क्या चाह रहा है। ये अदहनशील दिया होता तो सही होता, तो पहला गलत है। इसमें सांद्र अम्ल और क्षार भी प्रभाव नहीं डाल पाते, तो दूसरा सही है। ठीक है, टेफ्लॉन एथिलीन के चारों हाइड्रोजन परमाणुओं को क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित करने पर टेट्राफ्लोरोएथिलीन बनता है, और उसके बहुत से अणु बहुलीकृत होकर फिर टेफ्लॉन का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये अदहनशील होता है और इसमें सांद्र अम्ल और क्षार का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। बहुत उपयोगी प्लास्टिक जो है उनमें ये टेफ्लॉन बहुत ज्यादा उपयोगी है। बहुत सारे उपकरण और यंत्र बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। हाल ही में किसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा 2020 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया? तो ये आशा भोसले को दिया गया है ना। 25 मार्च 2021 को इनको ये पुरस्कार देने की घोषणा की गई। केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? फैक्चुअल प्रश्न है, और ये स्थित है हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में मगरमच्छ प्रजनन और प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान। कौन सा युग में सुमेलित है? पक्षी अभ्यारण्य और स्थान, तो घाना पक्षी विहार ये भरतपुर में, रंगन थिटू पक्षी विहार मांड्या कर्नाटक, ये भी सही है, और वेंदा थंगल पक्षी विहार कांजीपुरम तमिलनाडु। कभी कभी आपको 3 में से 2 पता होते हैं, तो 3 में से 2 अगर बिल्कुल क्लियर पता है तो डी ऑप्शन आप टिक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक कोई जरूरी नहीं याद आए, लेकिन ये दोनों आपको बिल्कुल सही से पता होने चाहिए। हाँ, एक पता होगा तो ऐसे प्रश्नों में दिक्कत होगी। तो फिर ये पता हो कि अगला एक निश्चित है कि वो बिल्कुल सही नहीं है, तब आप कोई एक सही पता वाला टिक कर सकते हैं। नहीं तो अगर 3 में 2 भी पता है और आप बिल्कुल श्योर है कि ये होगा ही, तो आप डी टिक कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए स्मॉग ये है, अम्ल वर्षा ये संबंधित है, एस्बेस्टोसिस संबंधित है, लेकिन यूट्रोफिकेशन का संबंध जल से है, पता है ना। ये जलाशय को पोषक तत्वों में जब समृद्धि हो जाती है, बहुत बढ़ जाता है, उसमें पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसको यूट्रोफिकेशन की संज्ञा देते हैं, है ना। उससे जैसे शैवाल बूम हो जाता है, तो इसकी ब्लूम पैदा होना बीज का मतलब माना जाता है, पोषक तत्वों के कारण ब्लूम हो जाता है, यानी कि ज्यादा उसमें शैवाल हो जाते हैं, तो वो जल सही नहीं रह जाता। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई की स्थापना 1883 में की गई थी। एक बार ये प्रश्न ऐसे डायरेक्टली पूछा गया है कि कब की गई थी। तो यहाँ पर जब आप पढ़े तो आप ये भी ध्यान रखें कि ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, और ये केवल पक्षियों के संरक्षण के लिए। अब नाम वैसे तो ये जाना जाता है पक्षियों के लिए, केवल पक्षियों के लिए नहीं है। ये पक्षियों के साथ में मतलब अन्य
की रिसर्च के बारे में भी बात करता है, अन्य जीव जंतुओं के। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर इनकरेक्ट। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? बार बार जल मिशन चलाया जाता है, हर घर जल की बात होती है, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 1974 में इसको लागू किया गया था, है ना। और फिर बाद में 1988 में इसमें संशोधन किया गया था, लेकिन लागू 74 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन चीन का सीमावर्ती नहीं है? तो रूस और चीन की सीमा मिलती है, भूटान की मिलती है, मंगोलिया की मिलती है, लेकिन पाकिस्तान की सीमा चीन से नहीं मिलती है। करीबी बहुत है, दोस्ती बहुत तगड़ी है, कोई जरूरी नहीं जो पड़ोस में रहे उसी से दोस्ती हो। सूर्यताप और पार्थिव विकिरण के मध्य बने संतुलन को क्या कहते हैं? तो जब आपको ज्योग्राफी जब आपने पढ़ा था तो उसमें एक टॉपिक आपको पढ़ने को मिला था, हीट बजट, उष्मा बजट। तो उष्मा बजट या हीट बजट ही कहलाता है सूर्यताप और पार्थिव विकिरण के मध्य जो संतुलन होता है उसका लेखा जोखा जो हम व्यक्त करते हैं। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं का लंबाई में सही अवरोही क्रम, अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटा, बिग से स्मॉल जाते हैं तो वो अवरोही क्रम होता है। तो सबसे लंबी जो एंडीज है, समझ लीजिए कि जिसका एंड नहीं हो रहा है, ऐसे करके याद करिए। और एंडीज के बाद राकी है, राकी के बाद हिमालय तीसरे स्थान पर इसमें आता है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जो एंडीज है 7,000 किलोमीटर, राकी 4800 किलोमीटर और हिमालय 2400 किलोमीटर के लगभग ये लंबी है। तो 7,000, 4800 और 2400, इस तरीके से आप इसकी लंबाई याद रखें। अरुण ग्रह का नामकरण किस ग्रीक देवता के नाम पर किया गया? तो अरुण ग्रह का यूरेनस कहते हैं ना, यूरेनस, नेपच्यून, अरुण वरुण को कहते हैं, तो यूरेनस। ये देखिए सिंपल सा प्रश्न है, जहां पर आपको याद है या नहीं उसका इंग्लिश नाम आप याद करेंगे, इंग्लिश वर्जन में क्या कहते हैं, तो आसानी से ये प्रश्न हो जाएगा। कालीमंतन जिस द्वीप का अंग है वह है, तो कालीमंतन ये होन्सु तो आप जापान में चले गए। बोर्नियो, बोर्नियो इंडोनेशिया में पड़ता है, इंडोनेशिया का कालीमंतन क्षेत्र बोर्नियो द्वीप का अंग है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। साइबर सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का क्या स्थान है, ये आप बताइए। तो भारत का इसमें 10वां स्थान है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और चीन का इसमें 33वां स्थान है, अगर आपसे कभी पड़ोसी देश चीन का पूछ लिया जाए। और प्रथम स्थान किसका है ये भी आपको जानना चाहिए, है ना। और अमेरिका पहले स्थान पर है और उसके बाद में यूके आता है, तो यूएसए आता है फर्स्ट पे और फिर यूनाइटेड किंगडम सेकेंड स्थान पे इसमें है। लुडविग गुटमैन कौन थे? तो लुडविग गुटमैन जो है ये अभी डूडल जारी किया था गूगल ने, ये पैरा ओलंपिक गेम्स के संस्थापक थे, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 3 जुलाई 1899 को जर्मन साम्राज्य में पर्सिया में इनका जन्म हुआ था। टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तैराक, आप और सब रटे रहेंगे और अगर ये भूल जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये माना पटेल थी, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है ना। माना पटेल अभी बहुत छोटी हैं, अभी इनकी उम्र केवल 21 साल है, बहुत छोटी खैर खिलाड़ी हैं, भाग ले रही हैं। तो 18 मार्च 2000 को इनका जन्म हुआ, गुजरात की रहने वाली हैं और ये बैक स्ट्रोक तैराक है, तैराक ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्रा करने वाली भारत में जन्मी दूसरी महिला का नाम क्या है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा अक्सर, ये किसी भी परीक्षा में आपको मिल जाएगा। तो ये है सिरसा बांदला। आपसे पूछा जा सकता है सिरसा बांदला कैसे गई हैं? तो सिरसा बांदला जो है ये बतौर रिसर्चर जुड़ी हुई हैं एक मिशन से, और VSS यूनिटी ये मिशन है और वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी है उसी का ये मिशन है। तो उसी के टीम मेंबर्स जो उसके फाउंडर भी हैं रिचर्ड ब्रांसन, उनके साथ ये अंतरिक्ष में गई। निम्नलिखित में 14वें दलाई लामा है, थिनल ग्लात्सो, तेंजिन ग्लात्सो कौन है? तो इनका नाम है तेंजिन ग्यात्सो, ठीक है। कौन है? तेंजिन ग्यात्सो, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 6 जुलाई 2021 को 14वें दलाई लामा का ये 86वां अभी बर्थडे मनाया गया, 86वां इनका बर्थडे मनाया गया तेंजिन ग्यात्सो का। अग्नाशय के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? पहला है कि ये अग्नाशयी रस का निर्माण करता है, बिल्कुल ठीक है। इंसुलिन का श्रावण यही करता है। पूछा जा सकता है इंसुलिन का श्रावण कौन करता है? तो ये अग्नाशय करता है। ये ग्लूकोन हार्मोन का श्रावण करता है, ये भी सही, हार्मोन्स का श्रावण कई तरीके से यहाँ से होता है। और ये मूत्र को छानता है, तो मूत्र को छानने का कार्य इसका नहीं है। मूत्र को छानने का कार्य किसका है ये आप कमेंट में बताएंगे। आपके अंदर कुछ किडनी विडनी लगी होती है ना, तो मूत्र को छानने का काम किसका है ये कमेंट करके बताइए। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? सबसे पुराना
जीव की बात हो रही है तो आप तुरंत इसमें मत चले जाइएगा कि चूहा दिखना चाहिए, मेढक। ये नीलहरित शैवाल भी जीव हैं और ये सबसे पुराने हैं। नीलहरित शैवाल सूर्य के प्रकाश एवं जल के प्रयोग से भोजन का निर्माण जिसने प्रारंभ करना चालू किया वो नीलहरित शैवाल था, पूरी पृथ्वी पर सबसे पहले ये काम करने वाला। ठीक है। और फिर जब ये ऐसी प्रक्रिया हुई तो धीरे धीरे ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में फैली और अन्य जीवों का भी विकास हुआ। सेल्यूलोज एवं स्टार्च दोनों में होता है, ग्लूकोज फ्रैक्टोज ये क्या, तो सेल्यूलोज एवं स्टार्च दोनों में होता है, प्लस माइनस ग्लूकोज। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए। सेल्यूलोज जो है वो सबसे ज्यादा मात्रा पे, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन है, जैव बहुलक कौन है, तो ये आप बताएंगे कि ये सेल्यूलोज है ना। पॉलीसेक्राइड भी है, ये जैव बहुलक है यानी बायोपॉलीमर। कार्बनिक यौगिक भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। तो ग्लूकोज अणुओं का जो अशाखित होमोपॉलीमर होता है ये श्रृंखला के रूप में पाया जाता है। ठीक है। और इसमें ग्लूकोज इकाइयों से बने दो प्रकार के होमोपॉलीसेक्राइड अणु होते हैं, 10 से 30% एमाइलेज और 70 से 90% एमाइलोपेक्टिन होता है इसमें। तो इसका ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, प्लस माइनस ग्लूकोज। किस प्रमुख पोषण तत्व की कमी से थकावट महसूस होती है, जब आप थक जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट जैसे कम पड़ेगा तो कार्बोहाइड्रेट कम पड़ने से थकावट महसूस होने लगती है। कार्बोहाइड्रेट शर्करा अणुओं से बने होते हैं, तो जब आप ग्लूकोन डी पीते हैं तो आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाती है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, तो है ना, तो रिकवरी हो जाती है। ठीक है। द एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित हुआ था, कब पारित हुआ था, तो ये ब्रिटिश सरकार में हुआ था, इतना तो क्लियर है ही है क्योंकि डेट भी ऐसी कोई नहीं दी है कि जो बात की है। 1891 में ये द एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित हुआ। इसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं की विवाह पर रोक लगाया गया था। 12 साल की लड़कियों की शादी पहले कर दी जाती थी, तो इसमें रोक लगाया गया था, है ना। और ये बाल गंगाधर तिलक ने इसका विरोध भी किया था इस बिल का, ये भी प्रश्नार्थ से बन सकता है। और एक थे एस एस बंगाली, एस एस बंगाली ने इसके पक्ष में प्रयास किया था, इसके पक्ष में प्रयास किया था, उन्हीं के प्रयासों का ये नतीजा था। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था, तो पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए सत्य शोधक जो समाज है इसने अभियान चलाया था। ज्योतिबा जो फूले हैं, ज्योतिबा गोविंदराव फूले, 1875 में उन्होंने, ज्योतिबा फूले ने ये अभियान चलाया था पिछड़े वर्गों के उत्थान का। उसमें ब्राह्मणों का इन्होंने विरोध किया था, मूर्ति पूजा, कर्मकांड, इन सब का विरोध किया था। कौन बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है, बंगाल में लेकिन मुस्लिम, तो ये है अब्दुल लतीफ। अब्दुल लतीफ को मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है, कहाँ पर, बंगाल में। ठीक है ना। 1862 ईस्वी में बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रथम मुस्लिम सदस्य भी ये बनाए गए थे, है ना, 1862 की बात है, और ये प्रथम मुस्लिम सदस्य बने थे। अंग्रेजों ने विधि सम्मत शासन की इस आधुनिक धारणा को भारत में प्रारंभ किया, कथन है, और कानून में सुधार भारतीयों द्वारा किया गया, ये कारण है। अब बताइए दोनों सही हैं। पहले तो कानून में सुधार भारतीय कैसे करेंगे, उस समय तो अंग्रेजी गवर्नमेंट थी, तो दूसरा तो ऐसे गलत हो गया। विधि सम्मत शासन की आधुनिक धारणा को भारत में प्रारंभ किया, ये सही है, तो कथन सही है, कारण गलत है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था, तो सल्तनत काल में आप देखेंगे ग्राम स्तर पे सबसे छोटी इकाई ग्राम ही हुआ करती थी, ग्राम स्तर पे एक चौधरी हुआ करते थे, तो ये भू राजस्व अधिकारी हुआ करते थे। ग्रामीण स्तर पर सबसे बड़े जो अधिकारी थे वो यही थे। अकबर के शासनकाल में कौन ध्रुपद गायकों में शामिल थे, ध्रुपद गायकों में कौन शामिल था, तानसेन, हरिदास, सूरदास या विलास खां। तो अकबर के समय में ध्रुपद गायन शैली का खूब प्रचार हुआ था, और इसमें तानसेन जो थे उनके 9 रत्नों में से एक थे। इसके अलावा हरिदास और सूरदास भी इसमें शामिल थे, ये विलास खां नहीं थे। तो 1 2 3 सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध ये बहमनी राज्य की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित इसके अंतर्गत किया था। बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच में हुआ था, और ये हुआ था 1565 ईस्वी में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, तुगलकनामा, अमीर खुसरो, ये रचनाएं और उसके लेखक हैं। और खजायन उल फुतूह
अमीर खुसरो, तबकात नासरी मिनहाजुस सिराज, ये तो आपको पता ही होगा, तबकात नासरी मिनहाजुस सिराज की है। और तारीख फिरोज शाही फिरोज तुगलक की है ना। और यहाँ पर दिया हुआ है फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो तारीख फिरोज शाही ये यही यही गलत दिया हुआ है, ये गलत दिया है, जो दिया है कि फिरोज शाह तुगलक की है तो ये गलत दिया है। बाकी तुगलकनामा और खजायन उल फतू या अमीर खुसरो के हैं, सिराज की मिनाज सिराज की तबकात नासरी है। तारीख फिरोज शाही की बात की जाए तो ये बर्नी की है, जियाउद्दीन बर्नी की है ना। तो यही डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, राजभाषा आयोग की चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? बहुत सामान्य सा प्रश्न है। 344 जो अनुच्छेद है, राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा में संबंधित कुछ विषयों के संदर्भ में सलाह देने के लिए एक आयोग और एक समिति की नियुक्ति का उसके अंतर्गत उपबंध किया गया है, ठीक है ना। 5 वर्ष की समाप्ति पर यह कहा गया था कि जब संविधान के आरंभ में जब इसको गठित किया गया तो 5 वर्ष की समाप्ति पर प्रत्येक 10 वर्ष की व्यवस्था की गई थी कि 10 वर्ष पर यह आयोग गठित किया जाएगा। तो जब संविधान लागू हुआ 1950 में, तो सबसे पहले 55 में राजभाषा आयोग 1955 में नियुक्त किया गया था। अगला जो प्रश्न, अधिनियम भी बनाया गया 1963 में। बासवान समिति ने सुझाव दिया था, क्या सुझाव दिया था? तो उसने कहा था कि सिविल सेवा परीक्षा में बदलाव किए जाए। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ये रिटायर्ड आईएएस थे बासवान, और उनकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पैटर्न और उसमें एज लिमिट को लेके इन्होंने बात की थी। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान किया गया था क्या? चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार करने संबंधी कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया जाए। तो ये भी प्रावधान था उसमें। और बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल होगा, ये भी कहा गया था, है ना। भारत का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल होगा। और किसको बनाया गया था? विलियम वेंटिक को। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दोनों यहाँ पे सही है। विलियम वेंटिक को बनाया गया था प्रथम, मतलब भारत का गवर्नर जनरल ही बने थे। निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम आपको बताना है। सबसे पहले पश्चिम का, और पश्चिम से फिर ईस्ट से, वेस्ट से ईस्ट जाना है आपको। तो सबसे पश्चिम में और पूरब में वैसे ही डिसाइड करिए। तो सबसे पूरा पश्चिम में हो जाएगा सिटकिला, और सबसे पूरब में हो जाएगा बॉमडिला। तो 1 और 3 तो बिल्कुल क्लियर हो गए। अब 1 3 देखिए कहाँ कहाँ है, एक ही में दिया है। तो और फिर 4, जैसे 2 ही आपको पता है और इतना क्लियर है कि पश्चिम में सिटकिला होगा और सबसे पूरब में बॉमडिला होगा। तो 1 3 आपने सेट कर लिया। देखिए सी ऑप्शन इसका बिल्कुल निकल आया। बाकी नाथुला, नाथुला आप सेट करेंगे तो नाथुला भी पूर्व में ही है। तो यहाँ पे आप 2 रख दीजिए और यहाँ पे 3 रख दीजिए, तो सॉरी 4 रख दीजिए। तो 1 4 2 3 इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। ट्रिक सीखिए क्वेश्चन करने की, कैसे आंसर निकालते हैं। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता और पेन्नार। इसमें से गोदावरी की सहायक नदियां आपसे पूछी जा रही हैं। तो आपको इंद्रावती और प्राणहिता तो पता ही है, और अगर आपको यही पता है तो यही है इसकी सहायक नदियां। कई बार लगने लगता है कि नहीं ये भी हो सकती है, ये भी। आप रिवीजन नहीं करते, कॉन्फिडेंस आपको इसीलिए नहीं आता। और इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, टेस्ट सीरीज करनी होगी, टेस्ट करने होंगे। अगर टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 6307281212, ये हमारा व्हाट्सएप और कॉन्टेक्ट नंबर है, 6307281212, इस पर कॉन्टेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। हमारा ऐप है IAS प्रेप एकेडमी, उस ऐप को डाउनलोड करिए और इस पर डेली करंट अफेयर भी आप फ्री में पढ़िए, और यहाँ से टेस्ट सीरीज और ये मॉक टेस्ट आप प्रैक्टिस भी वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। किसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है? क्या उपयोग करेंगे? तो जिप्सम का उपयोग आप करेंगे तो लवणता और क्षारीयता मिट्टी की खत्म हो जाती है। पालघाट निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? पालघाट दर्रा है, पालघाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणियों के मध्य में पालघाट स्थित है, और ये दर्रा पश्चिम घाट पर्वत श्रेणी का एक बड़ा दर्रा माना जाता है। केरल को तमिलनाडु और कर्नाटक से जोड़ने का काम करता है। तो क्या करता है? केरल को तमिलनाडु और कर्नाटक इनसे जोड़ने का काम ये करता है। अगला जो प्रश्न है, भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू हुई थी? तो 1862 की बात है जब भारत में कागज की मुद्रा चलाई गई थी। उसके पहले जो मुद्रा होती थी, मनी होती थी, वो सिक्के होते थे, है ना, चाहे सोने की, चांदी की, जैसे भी है, तांबे की, जो भी है। लेकिन ये मुद्रा, कागजी मुद्रा का प्रचलन 1862 में किया गया था। 1861 में पेपर करेंसी एक्ट लाया गया था, और उसके बाद में 62 से शुरू किया गया था। ठीक है।
अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय आय लेखांकन किसी भी अर्थव्यवस्था में समग्र रूप से आर्थिक गतिविधियों के मापन के लिए होता है। तो बिल्कुल सही बात है। और प्रोफेसर पीगू को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जनक माना जाता है। दूसरा गलत है। साइमन कुटेस का नाम आपने सुना होगा। तो साइमन कुटेस का नाम अगर आपने सुना है तो उनको राष्ट्रीय आय लेखांकन का जनक माना जाता है। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। क्या ये सही बात है? दिल्ली में तो नहीं। बिल्कुल सही है, मुंबई में ही है। इसका काम ही है स्टॉक एक्सचेंज और किसी भी अन्य जो सिक्योरिटी मार्केट है उनके व्यवसाय का विनियमन करना, तो रेगुलेट करना उसको। तो दोनों सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है ना। स्टॉक एक्सचेंज भी वहीं और सेबी भी वहीं पर मुंबई में। काली मुद्रा क्या है? ब्लैक मनी किसे कहते हैं? तो ब्लैक मनी सीधी सी वो मनी है जो अवैध आय है, जिस पर आय कर नहीं दिया गया है, जिस पर टैक्स नहीं दिया गया है, तो वो काली मुद्रा है। टैक्स देने का मतलब उस सिस्टम में है, आपने उस पर टैक्स अदा किया है, सरकार की नजर में है। जो टैक्स नहीं दिए हैं जिसपे, तो वो छुपा के आपने रखा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों पर केंद्रित है? तो श्रम, भूमि और मांग, ये तीन दिए हैं। तो श्रम हो जाएगा, भूमि हो जाएगी, मांग पे नहीं। तो एक और दो, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। श्रम पर स्थित है, लिक्विडिटी एंड लॉज पे स्थित है, लैंड पर आप कह सकते हैं उस पर केंद्रित है। केंद्रित कहा जाए, स्थित नहीं। और अंतिम प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 के अनुसार राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? यहाँ पे अमाउंट आपसे पूछा जा रहा है। वैसे राजकोषीय जो घाटा है सकल घरेलू उत्पाद का 4.17% अनुमानित है, और इसका अमाउंट आपसे पूछ लिया गया तो ये 90,729.8 करोड़ रुपए होगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये आपको अगर अच्छा लगे तो आप हमारी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करें, उससे प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको सफल बना सकती है। और हमारी टेस्ट सीरीज का जो सक्सेस रेशियो है वो आप मान के चलिए 75 से 80% के बीच रहता है। जो लोग ज्वाइन करते हैं उनका प्रीलिम्स निकलता ही है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि आपने ज्वाइन कर लिया बस प्रीलिम्स निकल जाएगा, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चन डिजाइन करते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, एग्जाम में पूछे जाने लायक होते हैं। ऐसा नहीं कि बस हमने उसको कर दिया और खाना पूर्ति कर दी। और करंट अफेयर का पूरा कवरेज हम करते हैं, पूरा करंट अफेयर की पीडीएफ आपको देते हैं, हर एक टेस्ट की पीडीएफ देते हैं। तो आप उसका लाभ उठाना चाहते हैं तो जरूर उठाएं। थैंक यू सो मच।